नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में कहा था कि हमने WNA वीकली न्यूज एनालिसिस की सीरीज हमने शुरू किया है। अब वीकली न्यूज एनालिसिस में एक वीक में जितना कुछ आता है होल ओवर पूरे वर्ल्ड में, वो इंडिया के नेबरिंग कंट्री हो या कहीं भी हो, कुछ भी उसको हम लेके आपके सामने आते हैं और आपको वैसी नॉलेज देते हैं 10 मिनट के अंदर कि जितना भी आप न्यूज़ चैनल में ये सब देखते हो वे अपनी TRP बढ़ाने के लिए या उसके लिए चीज़ों को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, लेकिन मैं आपको 10 मिनट के अंदर आप अपने नॉलेज का लेवल देखिएगा कि एक लेवल से एक आपका लेवल चेंज हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम देखेंगे पॉलिटी की यदि हम बात करते हैं तो पहला है हमारा प्रेसिडेंट की ओथ हुई है कल, आपने देखा होगा सब लोगों ने। उसमें से द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं इंडिया की पहली ऐसी ट्राइबल वोमेन है, प्रेसिडेंट है, जिन्होंने अपना करियर जब आज़ादी के 50 साल देश मना रहा था तब उन्होंने अपना पॉलिटिक्स में करियर शुरू किया था। आज जब आज़ादी के 75 साल अमृत महोत्सव मना रहा है तब वो देश की प्रेसिडेंट है। आज तक स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर है जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ है। और इससे पहले 25 जुलाई को अभी तक 10 प्रेसिडेंट हैं इंडिया में जिन्होंने शपथ ले चुके हैं। उनमें से 2 ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए हैं। आज देश यदि 75 राजेंद्र प्रसाद से लेकर मुर्मू तक जितने भी प्रेसिडेंट हुए हैं सब में से ये दूसरी महिला है प्रेसिडेंट है। यदि हम इनके पावर की बात करें तो पावर तो हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर रखा है। और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है। डिफरेंस इतना है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड एज वेल एज इलेक्टेड बोथ मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ओनली इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आते हैं प्राइवेट मेंबर बिल की बात करते हैं। प्राइवेट मेंबर बिल में यह है कि प्राइवेट मेंबर बिल कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, किसमें, लोकसभा में या राज्यसभा में, ठीक है, बोथ हाउसेस में, अपर हाउस एज वेल एज लोअर हाउस। अपर हाउस मीन्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड लोअर हाउस मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, जो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको लोकसभा बोलते हैं, जो सांसदीय को जिसके चुनाव होते हैं, जो लोग जिसमें वोट कास्ट करते हैं। तो प्राइवेट मेंबर बिल में है क्या? प्राइवेट मेंबर बिल में बेसिकली हम उन चीज़ों को देखते हैं कि यदि कोई भी MP अदर देन मिनिस्टर, यदि हमको कोई बिल पेश करना है तो हमको 1 महीने पहले लोकसभा के नोटिस देना होगा कि हम ये बिल पेश करना चाहते हैं प्राइवेट मेंबर बिल में। अच्छा, अब अदर देन मिनिस्टर नहीं प्राइवेट मेंबर बिल पेश कर सकता, कोई भी सांसद, कोई भी जो पार्लियामेंट का मेंबर है वो पेश कर सकता है, चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे वो लोकसभा का हो। अच्छा, 1970 से नो प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ, कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं हुआ है 1970 से। इससे पहले 14 प्राइवेट मेंबर बिल पास हुए हैं टिल 1970 तक। यदि ऐसा कई बार, एक बार IAS के एग्जाम में पूछा गया था 2017 में कि प्राइवेट मेंबर बिल रिसेंटली पास, दैट वाज स्टेटमेंट वाज इनकरेक्ट। होपफुली यहाँ तक क्लियर होगा। प्रेसिडेंट इलेक्शन की यदि हम बात करते हैं तो आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 में बताया गया है कि मैनर ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होता है। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की भी हमने बात कर लिया था। सेक्रेट बैलेट वोट की से थ्रू इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, उसमें वोट पड़ते हैं, EVM का कोई यूज नहीं किया जाता है। और प्रेसिडेंट इलेक्शन प्राइवेट मेंबर बिल क्यों? क्योंकि ये अभी हाल ही में पार्लियामेंट में न्यूज में है, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे इस समय सेशन तो चल ही रहा है, सदन चल रहा है। सदन में इस समय एक अंटार्कटिक बिल पास हुआ है लोकसभा में, उसका इंट्रोड्यूस हुआ था अप्रैल में, अप्रैल के पास इंट्रोड्यूस हुआ था। अब इसमें क्या है कि जो अंटार्कटिक रीजन है उसके जो मैरीन रिसोर्स है उसको कंजर्व करने के लिए इंडिया एक्चुअली में उसका इनिशियल में मेंबर नहीं था, लेकिन अभी उसको इंडिया ने उसको ज्वाइन कर लिया है। इसे 54 सिग्नेटरी मेंबर है, इंडिया ने ही अभी रिसेंटली ज्वाइन किया हुआ है। होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं ED की। ED क्या होता है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। आप बहुत ज़्यादा न्यूज में देख रहे हो, SSC स्कैम हो चाहे तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल के हो, आपने देखा होगा किस तरह से ED ने 21 करोड़ रुपए वहाँ से जब्त किए हैं। अब आइए, हमेशा ED न्यूज में रहता है, आइए थोड़ा सा इसकी बात करते हैं। चलिए,
ईडी है क्या? ईडी बेसिकली आपको ये बताता हूं कि ईडी की हिस्ट्री थोड़ा सा जान लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था। एक्सचेंज कंट्रोल लॉ ऑफ वायलेशन, जब भी आप पैसे का इधर उधर से ले जाते हो, यदि उसमें लॉ का वायलेट करते हो तो उसके अंदर एक डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स काम करता था डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, ठीक है। अच्छा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स था पहले, ठीक है। अब उसके अंदर एक यूनिट थी इन्फोर्समेंट यूनिट। लेकिन अब इसमें क्या हुआ, 1956 में एक डिपार्टमेंट इसको बना दिया गया, इसको ले आया गया, इस यूनिट को बना दिया गया ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, 1956 में। अब ये किसके अंदर है? ये है इस समय इसके अंदर है डिपार्टमेंट ऑफ फिनांस के अंदर है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? फिनांस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, निर्मला सीतारमण जी के अंदर आता है। होपफुली यहां तक क्लियर होगा। ये तो थी इसकी हिस्ट्री। अब ये काम कैसे करता है ईडी? ईडी बेसिकली क्या करता है कि जितना भी ये आपकी एजेंसी है, एंटी करप्शन की एजेंसी है, ये बेसिकली क्या कहते हैं, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है, कि जब भी पैसे का इधर उधर लेन देन होता है, यदि 3 लॉज इसके ऊपर काम करते हैं। पहला होता है प्रिवेंशन एंड मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हवाला में पैसा होता है, जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं, उसके तहत उस मामलों की जांच करता है। दूसरा इसमें क्या होता है, फ्यूगिटिव ऑफेंडर मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, भगोड़ा अधिनियम, जिसमें से विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, ये जो है इनको पैसे के, इनको 2018 में इसको लाया गया है, कि इस एक्ट को लाया गया है। इसके अंदर पहले इसमें 2 ही थे, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और इसमें याद रखने वाली बात है कि आपका जो फेमा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, 1919 में पास हुआ था। आप इसमें से 3 टाइम्स तक अटैच प्रॉपर्टी कर सकते हैं। जैसे आपने कोई भी प्रॉपर्टी है, आपने 10,000 रुपए कमाए, 10,000 फैली पैसा है, तो उससे 30,000 रुपए तक की प्रॉपर्टी आपकी अटैच की जा सकती है, ठीक है, मतलब 3 टाइम्स। तो ये था ईडी का बेसिकली। क्यों? क्योंकि ईडी देखो हमेशा न्यूज में रहता है, ब्लैक मनी को लेकर के हो, चाहे कल आप देखो तो जो तृणमूल कांग्रेस की जो नेता है पार्थ चटर्जी, कहाँ, वेस्ट बंगाल में, किस तरह से सस्ती स्कैम हुआ और वहां से वो पैसे बरामद हुए, और इस वजह से ये न्यूज में है। और ईडी एक प्रवर्तन निदेशालय है, जिसको हिंदी में बोला जाता है। ये कंपनी है या फॉरेन एजेंसी है, किसकी? सरकार की एजेंसी है। होपफुली यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के। इकोनॉमिक्स में बात करते हैं कि हम बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड यील्ड क्या होता है? बेसिकली बॉन्ड यील्ड ये शो करता है कि आपकी जो इकोनॉमिक कैन प्रिडिक्ट द रिसेशन ऑफ द कंट्री। यदि बॉन्ड यील्ड ये का कर्व जो होता है, इन्वर्जन कर्व होता है, यदि बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है या घट रहा है, तो उससे रिसेशन को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बेसिकली बॉन्ड यील्ड है क्या, क्यों चर्चा में आया, क्यों इसका न्यूज बनी है? बॉन्ड यील्ड में है क्या बेसिकली कि आपके श्रीलंका के कैसेस तो आप जानते ही होंगे, और क्यों डूबा ये भी आप जानते हैं। तो इसके साथ आपको श्रीलंका में ये देखा है कि जितने भी आपके पैसे की कमी है, देखो होता क्या है कि जब सरकार को पैसे की जरूरत होती है तो वे समय समय पे बॉन्ड जारी करता है। और उस बॉन्ड को कौन परचेज करता है? जो पब्लिक होती है। बॉन्ड अलग अलग टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म बॉन्ड, लॉन्ग टर्म बॉन्ड, ठीक है ना, ट्रेजरी बिल के थ्रू। तो अब उस पैसे को वहां की सरकार ने बॉन्ड जारी किए हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे सरकार अनिस्थिर है, गोताबाई राजपक्षे हैं, आप जिसे कि पहले से जानते हैं, छोड़ के चले गए। तो इसके लिए तो बॉन्ड यील्ड में है क्या, ये प्राइस के इन्वर्सली होता है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा तो बॉन्ड यील्ड कम हो जाएगा, ठीक है। होपफुली यहां तक क्लियर होगा। क्यों बॉन्ड यील्ड का यूज क्या, हम बॉन्ड यील्ड से क्या आइडिया लगाते हैं? बॉन्ड यील्ड से हम ये लगाते हैं कि क्या रिसेशन आने वाला है, रिसेशन मींस मंदी आने वाली है, ठीक है, प्रॉफिट का आइडिया लगाते हैं बेसिकली, ठीक है। अच्छा, श्रीलंका ने, क्योंकि यदि आपको पैसा थोड़े टाइम के लिए चाहिए तो शॉर्ट टर्म बॉन्ड जारी कर सकते हैं, यदि पैसा ज्यादा दिन के लिए चाहिए तो उसके लिए लॉन्ग टर्म बॉन्ड जारी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें से एक पॉइंट ये है सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग में क्या होता है कि देखो आरबीआई ने अभी बोला है रिसेंटली कि हम धीरे धीरे सॉफ्ट लैंडिंग कर रहे हैं। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब क्या है कि चीप, हम जो लोन है उनको हम चीप कर रहे हैं, सस्ता कर रहे हैं, मतलब ब्याज दरों को हम थोड़ा सा कम कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि जीडीपी में ग्रोथ बढ़ेगी। जीडीपी क्या होती है? जीडीपी बेसिकली होता है प्रोडक्शन ऑफ द मनी, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द
कंट्री या इन द टेरिटरी ऑफ कंट्री इन ए ईयर, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, टू फाइट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन महंगाई से लड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंसिव लोन देना पड़ेगा। यदि हमको महंगाई बहुत ज़्यादा है तो हमें लोन की इंटरेस्ट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। यदि प्रोडक्शन गिर जाएगा तो जीडीपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम जो रेपो रेट है, ठीक है, उसको हम धीरे धीरे हम कम करेंगे और तो इसी को एक साथ नहीं कम करेंगे, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं सॉफ्ट लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग बोला गया है, ठीक है ना। अच्छा, एक पॉइंट इसमें से ये हो गया चिराग पॉलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूज है। गवर्नमेंट ने एजुकेशन डिपार्टमेंट में हरियाणा में एक बहुत चिराग पॉलिसी लेके आए हैं। इसके तहत ये है कि यदि आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हो तो आपको 500 रुपये देना होगा हर मंथ। यदि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो तो आपको 1100 रुपये पर मंथ सरकार देगी या प्राइवेट स्कूल देगा, ठीक है। इससे होगा क्या कि धीरे धीरे आप, इसका मतलब आपको प्राइवेट में पढ़ने के लिए आपको पैसे भी मिलेंगे, अच्छी पढ़ाई भी होगी। मतलब धीरे धीरे क्या होगा, ये प्राइवेटाइजेशन की ओर संकेत कर रहा है किसको, एजुकेशन इंडस्ट्री को। जैसे रेलवे को प्राइवेटाइजेशन के धीरे पुश किया जा रहा है स्टेट डिसइन्वेस्टमेंट के तहत, इसी तरह हम प्राइवेट स्कूलों को भी हम एक जो सरकारी स्कूल होगा क्या, इसमें यह है बेसिकली कि चिराग जो पॉलिसी है, चिराग पॉलिसी में इतना तो कर लिया। अब इसमें से ये होगा कि जब क्या होगा कि प्राइवेट स्कूल में आप लोग जाएंगे तो गवर्नमेंट स्कूल धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर प्राइवेट वाले फीस बढ़ा देंगे या उसको उसका स्वामित्व दूसरे को सौंप देंगे, तब जाकर के जो वीकर सेक्शन है उसको प्रॉब्लम होगी। क्यों, क्योंकि जो जब आपका महंगाई होती है तो वहां पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वही आदमी सर्वाइव कर पाता है जो फिट होता है, जो पैसे वाला होता है। और नहीं तो गरीब लोग या तो वे स्कूल छोड़ देते हैं या तो वे अपने बच्चे की पढ़ाई बंद करा के किसी दूसरे काम में लगा देते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर सर्व अच्छी बात है, होना चाहिए प्राइवेट चीजें। बहुत सारी कंट्रियां हैं जो को प्राइवेटाइजेशन को फॉलो को आगे बढ़ गई। लेकिन पहले आप उस लेवल तक अपनी देश की जनता को स्ट्रांग तो करिए। आप यदि उस अपने देश की जनता को एक लेवल तक इस लेके आते हैं तो जरूर प्राइवेटाइजेशन से फायदा है। लेकिन यदि वीकर सेक्शन को और जो सोसाइटी के लोग हैं उन लोगों को एक लेवल तक नहीं है तो क्यों, क्योंकि आपको जब रिसेशन में प्राइवेट सेक्टर से वो लोग तो काम करेंगे, जो हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, जो बेसिक चीजें हैं उनको प्राइवेटाइज इंडस्ट्री में धकेलना, धीरे धीरे पुश करना, ये एक प्रकार का ये टेस्टिंग मॉडल है। क्या ये फुल हो जाएगा, क्यों क्यों क्योंकि देखो नियम ये कहीं ना कहीं जो पॉलिसी है ये उसी तरह की है जैसे किसान फार्म लॉज थे, किसान कानून थे, उस तरह की पॉलिसी है। लेकिन अभी ये पूरे देश में अप्लाई नहीं हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ हरियाणा में एक नोटिस आया है, उसके आधार पर मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं, ठीक है। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन की, चाइना। देखो चाइना का नाम बहुत लोग सुन रहे हैं। यदि हम 1950 से बात करें, जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय हमारे देश की जो जीडीपी थी चाइना से ज्यादा थी। 1970 तक हमारी जीडीपी चाइना से ज्यादा रही। लेकिन 1990 में, 1990 में जीडीपी चाइना की ज्यादा हो गई। क्यों, क्योंकि चाइना ने मैन पावर पे काम किया है। हमारे देश में उस समय इमरजेंसी लगी 75 के टाइम पे, सरकारें जाती रही, बदलती रही, राजीव गांधी आए, कहीं कोई आए, स्थिर सरकार नहीं थी, इस वजह से जीडीपी गुरु। तब से हमारे देश में सेकुलरिज्म आया तो चाइना, लेकिन चाइना ने अपना काम किया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग किया। इस वजह से एक चीज चाइना की और यहाँ पे है, चाइना ने को काउंटर करने के लिए, अभी आपने नाम सुना होगा ब्रिटेन में प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने वाले हैं, तो वहां पे ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के हैं वो सबसे आगे चल रहे हैं। उन्होंने बोला है कि यदि हम चाइना से, पूरी दुनिया को इस समय खतरा है, यदि वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो 26 कंपोजिट यूनिट है जो चाइना के ब्रिटेन में वर्क करती हैं, सभी को वो बंद कर देंगे, ये ऋषि सुनक बोला। चलिए, अच्छा, चाइना का जो प्रोडक्ट है
यदि हम श्रीलंका की बात करें तो एक लोन डिप्लोमेसी होती है। लोन डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है कि हम आपको लोन दे रहे हैं सस्ते रेट में, और फिर क्या होगा, आप लोन चुका नहीं पाएंगे और आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपके जो रिसोर्सेस है, उनके ऊपर हम कब्जा कर लेंगे। तो यदि श्रीलंका जी के जो आज हालात हैं, वो कहीं ना कहीं चाइना का भी ये रोल है। अच्छा, चाइना अपना प्रभुत्व यहाँ पे म्यांमार में भी स्थापित कर रहा है, तो ये बताना की जरूरत है। लेकिन इंडिया को क्या करना होगा इस पोजीशन में, इंडिया को ये बताना होगा कि एग्जाम्पल देना होगा म्यांमार को कि देखो श्रीलंका के हालात आज कैसे हैं, पाकिस्तान के हालात आज कैसे हैं। यदि आप चाइना के साथ आते हो, अपने रिसोर्स को देते हो, तो आने वाले टाइम पे जो श्रीलंका के हालात हैं, पाकिस्तान के हालात हैं, वही हालात आपके होने वाले हैं। तो चाइना एक बढ़ता, चाइना की जैसे पॉपुलेशन तो अब धीरे धीरे डिक्रीज ही हो रही है, इंडिया अगले साल ओवरकम कर जाएगा, लेकिन चाइना एक ने जिस तरह से वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है, पूरे देश में इंडियन ओशन में अपने आप को अपने आप को विस्तार करना चाहता है। इस वजह से पूरी कंट्री, पूरी दुनिया की आंखें चाइना पर हैं काउंटर करने के लिए। मैंने पिछली क्लासेस में और क्लासेस में भी बताया है कि चाइना यूएस का दुश्मन है, भारत का दुश्मन है, और दुश्मन का दुश्मन कहीं दोस्त ही होता है। तो इस वजह से हमको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। होपफुली मैं आशा करता हूं कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। 10 मिनट के अंदर मैंने कोशिश किया है बताने को, और पूरी नॉलेज आपके सामने है। चिराग पॉलिसी को डिस्कस किया। अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो ईडी होती है, ईडी के अंदर एम्प्लॉय कौन से काम करते हैं, ईडी के अंदर आईआरएस काम करते हैं, जो एक्सपीरियंस आईआरएस होते हैं, ईडी के अंदर आईपीएस के में काम करते हैं, तो इंडियन पुलिस सर्विस में जाते हैं, सीनियर आईपीएस काम करते हैं, और ये सभी लोग आईएएस के थ्रू आते हैं, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम के थ्रू इन सभी का सिलेक्शन होता है। तो दोस्तों, आपको यदि आना है, कहीं एक क्रीम जॉब चाहिए, कहीं एक सोसाइटी में एक इज्जत वाली नौकरी चाहिए, इज्जत वाला काम चाहिए, तो यूपीएससी से बड़ी जॉब इंडिया में कोई भी नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। देखते रहिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।